गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद हमारा क्लास हो रहा है आप लोग का, है ना। तो हम पिछले क्लासों में क्या स्टडी कर रहे थे, तो हम पिछले क्लासों में पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के बारे में। जैसे हमने केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या जाना था भाई, तो हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन जाना था। इसके बाद इसमें कुछ टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, और पहले टॉपिक हमने पढ़ा था एसिड को, फिर बेस को पढ़े थे, और फिर इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक हमने पढ़े थे साल्ट के बारे में। ठीक है, गुड इवनिंग। अब सभी फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों, है ना। चलिए, कुछ लोग जुड़ गए हैं। विकास सर आपके सामने, अंसार अहमद है, मौसमी है, प्रिया रहन है, वेरी गुड इवनिंग। प्रेमचंद गुड इवनिंग। चलिए देखिए, गुड इवनिंग। इसके बाद हमने जाना था भाई, इनमें से हमने इस सारे को अध्ययन किए थे, बहुत ही शानदार टॉपिकों का अध्ययन किए थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें, तो इसके बाद हमने इसी में पढ़े थे आप मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ये हमारा चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हमने मेटल के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। जैसे इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल गुण में कौन कौन सी गुण आते हैं। इसके बाद इसी मेटल के बारे में, इसी धातु के बारे में कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, रासायनिक गुणों के बारे में बात किया था। और इसी में हमने बात किया था भाई कि कुछ इंपॉर्टेंट मेटल कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ को आज हमारा क्या था यहाँ पे अध्ययन करना रह गया था। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा कि मेटल तो बहुत सारे हैं, और मेटलों में कुछ इंपॉर्टेंट मेटल है, जैसे जिंक है, एजी है, सिल्वर, गोल्ड है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये वैसे बहुत सारे आपका एलिमेंट है या बहुत सारे मेटल है जिनके बारे में हमें बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारे आपके मेटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज के लिए हमारा टॉपिक होगा वो होगा कुछ महत्वपूर्ण धातुएं, है ना। क्योंकि हम धातुएं के बारे में रासायनिक और भौतिक गुणों को जान चुके हैं। तो रासायनिक और भौतिक गुणों को जान चुके हैं, तो उसके बाद आगे जानेंगे कि मेटल से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी खास होगा, है ना। ये उन बच्चों के लिए और ज़्यादा खास होगा जो बीपीएससी और जीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे तो आपका एसएससी जीडी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाएगा ये वीडियो आपके लिए। तो देखते हैं आज हमारा टॉपिक जो होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल। नाम देंगे हिंदी में इसको धातु एंड अधातु। क्या कह देंगे, धातु और अधातु के बारे में जान जाएंगे। ये टॉपिक पहले से हम लोग लिख रखे हैं। हमारा जो आज के लिए मोस्ट रूप से टॉपिक होगा सम इम्पोर्टेंट मेटल के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण धातुएं के बारे में जानने वाले हैं हम, है ना। तो आज के लिए हमारा पहला जो धातु होगा, वो पहला धातु आज के लिए हमारा होगा एजी। क्या होगा, एजी। इसको हम नाम देते हैं सिल्वर। क्या नाम देते हैं, सिल्वर नाम देते हैं। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई कुछ महत्वपूर्ण धातु यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हम इनमें जानने वाले हैं किसके बारे में, आज तो हम एजी के बारे में जानने वाले हैं, सिल्वर के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन सिल्वर से क्या बनेगा, तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हिंदी में लिख देंगे कि यह विद्युत व उष्मा का सर्योच्च सुचालक धातु है। तो यदि हमसे कहेगा कि बताओ भाई विद्युत और उष्मा का सर्वोच्च सुचालक धातु कौन सा होता है, तो हमें क्या बता रखना है, सिल्वर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताएंगे, हम सिल्वर के बारे में बताएंगे कि सिल्वर सबसे ज्यादा और सबसे अधिक विद्युत और उष्मा का क्या होती है, सुचालक धातु माना जाता है।
दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है आपको लगाना है भाई, तो आपको बता दूं कि सभी मेटलों में सर्वाधिक इंपोर्टेंट आपका जो फैक्ट होता है वो होती है उसके अयस्क को लेकर, उसके और को लेकर। तो हम इन सभी मेटलों में और जानेंगे और से बहुत ही अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे आपको कह देगा कि हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, किसका और है, तो बताना होगा आपको। तो बात करेंगे सिल्वर के और के बारे में। और को हिंदी में कहते हैं अयस्क। क्या नाम देते हैं? अयस्क नाम देते हैं। अयस्क क्या होते हैं भाई? तो अयस्क वे होते हैं जिनसे धातुओं को क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, उससे हम क्या नाम देंगे, अयस्क का नाम देंगे। और इसके अयस्क के हम जानेंगे तो इसमें दो अयस्क आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है आपका हॉर्न सिल्वर और दूसरा आपका है रूबी सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर दोनों के दोनों किसके अयस्क माने जाते हैं? तो दोनों के दोनों आपको माने जाते हैं भाई किसका, एजी का, सिल्वर का, है ना। तो यदि हमसे कहेगा कि हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है तो क्या बताना है, सिल्वर का अयस्क है। रूबी सिल्वर किसका अयस्क है तो क्या बताना है, सिल्वर का अयस्क है। इसके बाद देखिए सिल्वर से और क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो सिल्वर से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाला है वो आपसे पूछ लेगा यहाँ पे कि ये जो सिल्वर है भाई, ये जो सिल्वर है इसका बहुत सारे कंपाउंड भी होते हैं, जैसे कुछ यौगिक बनाता है सिल्वर अपने साथ किसी को अटैच करवा कर, है ना। जैसे मैंने कह दिया कि इसके देखिए कौन कौन से कंपाउंड है, AgCl नाम देंगे इसको हम सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्या किया, क्लोरीन से रिएक्शन किया और दोनों को अटैच करके क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। और जब सिल्वर क्लोराइड बन गया भाई तो इसका हम यूज कहाँ कर लेंगे, तो सिल्वर क्लोराइड का हम यूज कर लेंगे आर्टिफिशियल सिल्वर क्लोराइड का हम यूज कर लेंगे फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी के कांच बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफी के कांच बनाने में हम सिल्वर क्लोराइड का यूज कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा ध्यान से और कौन कौन से यौगिक बनाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड एक पहला यौगिक बनाया जिसका हमने इस्तेमाल कहाँ किया भाई, फोटोग्राफी के कांच बनाने में इसका हमने इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद देखिएगा सिल्वर के कौन कौन से यौगिक है जिनका इस्तेमाल हम और करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि सिल्वर के एक और यौगिक है जिसका नाम दिया हमने सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड का जो सूत्र होता है वो होता है AgI। क्या होगा, AgI। और AgI जो है भाई यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड, इसका हम नाम देते हैं सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं हम आर्टिफिशियल रेन करवाने में, है ना, कृत्रिम वर्षा करवाने में इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम। कृत्रिम वर्षा, जहाँ पे आपकी बिना कृत्रिम वर्षा जैसे कि मूवी इत्यादि में आपने देखा होगा कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे किसका, AgI का, सिल्वर आयोडाइड का। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज कहाँ किया जाता है, कृत्रिम वर्षा बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला यौगिक है आपका AgNO3। कौन सा यौगिक बनाएगा, AgNO3। इसको नाम देते हैं हम सिल्वर नाइट्राइट, इसको नाम देंगे हम सिल्वर नाइट्राइट। और सिल्वर नाइट्राइट जो नाम देंगे भाई, तथा इसी AgNO3 को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं लूनार कास्टिक। क्या नाम देते हैं, लूनार कास्टिक। और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लूनार कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है। तो यदि हमसे कहेगा कि लूनार कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है तो हमें क्या बताना है, सिल्वर नाइट्राइट को जाना जाता है, AgNO3 को जाना जाता है। किस नाम से, लूनार कास्टिक के नाम से। और लूनार कास्टिक का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, इसका हम इस्तेमाल करते हैं अंगूठे पर लगाने वाला स्याही के रूप में,
जैसे समझना ध्यान से, आप यदि कभी वोट दिए होंगे या वोटिंग में कभी गए होंगे तो वहाँ पे देखते जैसे ही लोग वोट दे के निकलते हैं ना, तो यहाँ पे अंगुलियों पर उसका क्या किया जाता है, एक स्याही लगा दिया जाता है। और वो जो स्याही है ना भाई, वो जो स्याही वो किस घोल का होता है, सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। किसका बना होगा, सिल्वर नाइट्रेट का बना होगा। तो हम यदि आज से पूछा जाए कि बताइए भाई वोटिंग क्षेत्रों में या फिर अंगूठे पर लगाने वाला स्याही को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका बनाना है, सिल्वर नाइट्रेट को बनाना बताना है। कौन सा फॉर्मूला है, AgNO3 को। कृत्रिम वर्षा करवाने में किसका यूज करेंगे, सिल्वर आयोडाइड का। फोटोग्राफी कांच में किसका इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर क्लोराइड का। एक यौगिक और है जिसको हम नाम देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम देंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। एक आपका यौगिक बच जाता है यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको हम नाम देते हैं AgBr। इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज है भाई, इस सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज है इसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में। इसका भी यूज हम कहाँ कर लेंगे, फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज कर लिया जाता है ना। तो इतने यौगिक बनाता है कौन, सिल्वर। इसके बाद देखिए सिल्वर से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सिल्वर से पूछे जाते जैसे आपने एक नाम देखा होगा कि हॉर्न सिल्वर किसे, या हॉर्न सिल्वर में सिल्वर की मात्रा बताइए, है ना। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, हॉर्न सिल्वर में सिल्वर की मात्रा क्या होता है, या फिर कहेगा कि जर्मन सिल्वर क्या होता है। बहुत सारे ऐसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से एक आपको पूछ लिया जाएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितना होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर की जो मात्रा होता है भाई, देखिएगा ध्यान से इस रिएक्शन को समझिएगा। जर्मन सिल्वर एक प्रकार का एलो होता है। क्या है, एक प्रकार का एलो है। एलो का हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु है। क्या है, जर्मन सिल्वर एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। और जब यह मिश्र धातु है भाई तो किस किस का मिश्रण होगा, तो यह मिश्रण होता है आपका निकेल, मिश्रण होता है या निकेल, कॉपर और किसका होगा, जिंक का मिश्रण होगा, है ना। इसमें कौन कौन से भाग लेंगे, निकल लेंगे, कॉपर लेगा और क्या लेगा, जिंक ने भाग लेगा। तो देखिएगा ध्यान से, निकल की जो मात्रा होती है वो 60% होता है, कॉपर 20% और जिंक भी कितने परसेंट होगा, 20%। अब इन तीनों को मिलाकर के निकेल, कॉपर और जिंक को मिलाकर के एक मिश्र धातु बनाई जाती है जिसको नाम देते हैं जर्मन सिल्वर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन किया गया था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितना होता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कहीं पर भी सिल्वर नहीं होता है। क्या, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। किन किन का मिश्र धातु है, तो निकेल का है, कॉपर के है और किसका है, जिंक का। यह मिश्र धातु के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये था हमारा सिल्वर। ये क्या था, सिल्वर था। ऐसे सभी धातुओं के बारे में आपकी कुछ जानकारी हासिल करना है। अगला धातु होगा हमारा, अगला धातु होगा हमारा Au, जिसको हम नाम देते हैं गोल्ड। क्या नाम देंगे, गोल्ड, या फिर इसी को कहा जाता है सोना। क्या नाम देते हैं, इसी को नाम दे दिया जाता है सोना। अब इस समझेंगे हम गोल्ड के बारे में एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा गोल्ड से रिलेटेड। इसका पहला क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल, मेलिएबल मेटल है। पहले भी बताया गया है डक्टाइल और मेलिएबल के बारे में। मेलिएबल का मतलब होता है आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, जिसे हम चादर बना सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब होती है तन्यता या फिर तन्य। कह रहा है कि सर्वाधिक तन्यता वाली धातु या सर्वाधिक मेलिएबल आघातवर्धनीय वाली धातु का नाम बताइए। तो क्या बताना होगा आपको, गोल्ड के बारे में बताना होगा, सोना के बारे में बताना होगा। ये सर्वाधिक मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल होता है, सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धनीय धातु के रूप में जाना जाता है। दूसरा बात सोना के बारे में क्या बताना है भाई, कि यह नॉन रिएक्टिव मेटल होता है। कैसा मेटल है, नॉन रिएक्टिव मेटल होता है। नॉन रिएक्टिव मेटल का मतलब होती है यह अक्रिय धातु होता है, यह अक्रिय धातु होता है, मतलब किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता, फ्री स्टेट में यह क्या होता है, स्थिर होता है।
और उसी को हम अक्रिय धातु के श्रेणी में रखते हैं जो ऑक्टेट रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। जो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। और जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा भाई उसको हम कहाँ रख लेंगे, तो ऑक्टेट रूल क्या होती है पहले समझ जाना ध्यान से। कह रहा है कि वे धातुएं जिनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं क्या ऑक्टेट रूल में आते हैं आपके, है ना। तो आपको बताना है कि नॉन रिएक्टिव मेटल के अंदर भी रखा जाता है किसको, सोना की। यह एक अक्रिय धातु है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसी के बारे में क्या बताना है भाई कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होता है। एक काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा मुलायम धातु होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम धातु होगा तो समझना इसका यूज हम फिर आभूषण बनाने में कैसे कर लेंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा मुलायम है तो मुलायम धातु का हम आभूषण बनाने में यूज कैसे करते हैं, तो आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए तो क्या कर देंगे भाई, इसमें हम कुछ मिश्रण लगाएंगे, है ना। इसमें कुछ हम मिक्स करेंगे ताकि यह हार्ड हो सके, क्योंकि ज्वेलरी आपका हार्ड होता है। तो इसको हार्ड बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, कॉपर को या फिर एल्युमिनियम को या फिर एजी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं, है ना। या तो कॉपर को या तो एल्युमिनियम को या फिर हम सिल्वर को क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और जब मिक्स कर लेंगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और जब हार्ड हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल हम फिर कहाँ कर लेंगे, ज्वेलरी आदि बनाने में या फिर आभूषण बनाने में उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। सोने के बारे में और क्या बताना है भाई, तो सोना के बारे में, गोल्ड के बारे में आपको बताना है कि यह क्या होता है। तो ये आपका एक प्रकार का अक्रिय धातु है जो कि मैं पहले लिख दिया, तथा इसी को कहा जाता है नोबेल मेटल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे नोबेल मेटल भी कहा जाता है। नोबेल मेटल भी कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट धातु। क्या नाम देते हैं, उत्कृष्ट धातु के नाम देते हैं। तो मैं आपका गोल्ड से एयू से 3 क्वेश्चन है ना। पहला कि सर्वाधिक डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल है, सर्वाधिक तन्यता और आघातवर्धनीय धातु है। दूसरा हमने कहा कि यह नॉन रिएक्टिव मेटल होता है ना, इसे अक्रिय धातु भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम धातु होता है। और मुलायम धातु होगा तो फिर इसका हम ज्वेलरी बनाने में यूज कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, कुछ मिक्स करते हैं। और मिक्स के तौर पे क्या लाते हैं भाई, या तो कॉपर को मिक्स करेंगे या फिर एल्युमिनियम को मिक्स करेंगे या फिर किसको मिक्स करेंगे, सिल्वर को मिक्स करेंगे। और तब इसका जाके हम आभूषण बनाने में यूज करते हैं। तथा इसी धातु को कहा जाता है नोबेल मेटल के नाम से भी जाना जाता है, उत्कृष्ट धातु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद इसमें हम और क्या पढ़ेंगे, तो हमने कहा कि सभी धातुओं में अयस्क से आपका इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात करेंगे हम किसका, अयस्क का। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए देखिए, हो गया। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो क्या आपको अयस्क के बारे में बताना है गोल्ड से, तो गोल्ड में कौन कौन से अयस्कों को आपको बताना है, तो समझिएगा ध्यान से। पहला आपका इसमें जो और होगा भाई, पहला जो इसमें आपको और बताना है वो बताना है कैल्वेराइट, कैल्वेराइट। और दूसरा अयस्क बताना है सिल्वेराइट, सिल्वेराइट। ये दोनों किसका अयस्क है, तो ये दोनों के दोनों गोल्ड का अयस्क है, एल्वेराइट और सिल्वेराइट, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको बताना है क्या भाई, इसके बाद आपको इसके अयस्क के बारे में कैल्वेराइट और किसको बताना है, सिल्वेराइट के बारे में बताना है। इसके बाद एक आपने सोना का नाम सुना होगा जिसे कहा जाता है रोल्ड गोल्ड, जिसे क्या कहा जाता है, रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। तो रोल्ड गोल्ड के मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। रोल्ड गोल्ड का भी हम यूज करते हैं कहाँ, तो इसका भी अब यूज करते हैं आभूषण बनाने में। इसका भी हम यूज कहाँ करेंगे, आभूषण बनाने में यूज कर लेंगे, है ना। आभूषण का मतलब कि ज्वेलरी इत्यादि बनाने में इसका हम यूज करते हैं, ज्वेलरी इत्यादि बनाने में हम इसका यूज कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा, ज्वेलरी बनाने में यूज कर लेंगे रोल्ड गोल्ड का। और रोल्ड गोल्ड जो है भाई एक प्रकार का क्या है, एलो है।
एक प्रकार का क्या है, एलॉय है, मिश्र धातु है। और जब यह मिश्र धातु है तो मिश्र धातु है तो कौन कौन से मिश्र धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, तो रोल्ड गोल्ड में देखना क्या क्या मिला हुआ रहता है। रोल्ड गोल्ड में मिला हुआ रहेगा कॉपर और एल्युमिनियम। क्या मिला हुआ रहता है, कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाकर के बनाया जाता है। कॉपर कितनी परसेंट होगा, तो कॉपर 95% और 5% एल्युमिनियम को मिलाकर के क्या बनाई जाती है, मिश्र धातु को बनाया जाता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है भाई, एक हो गया आपका रोल्ड गोल्ड। इसके बाद आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपसे कर दिया जाता है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जानते हैं, तो क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारा को क्या कहेंगे, क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, तो इसके बाद आपको याद रखना है एक सिल्वर और होता है जिससे आप नाम देते हो यहाँ पे सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना, तो सफ़ेद सोना के नाम से किसे जानेंगे, तो सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। किसे बता देंगे, सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जानेंगे। इसके बाद आपको क्या बताना है भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो झूठा सोना या बेवकूफ़ों के सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पाइराइड्स को। आयरन पाइराइड्स Fe2 को जानते हैं। तो यदि हमसे कहा जाएगा ये 3 क्वेश्चन आपसे, क्विक सिल्वर के नाम से किसे, पारा को जानेंगे, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जानेंगे, प्लेटिनम को जानेंगे, और झूठा सोना या बेवकूफ़ों के सोना के नाम से किसे जानते हैं, तो आयरन पाइराइड्स को जाना जाता है। झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों के सोना के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये थी आपकी सोना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एयू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए आगे क्या आपसे पूछा जाएगा। अगला धातु हम ले लेंगे यहाँ पे, अगला मेटल हम ले लेंगे, इसी से 1-2 क्वेश्चन और समझ लीजिए पहले, इसके बाद अगला धातु को हम लेंगे। जैसे ये जो हमारा गोल्ड था, एयू था, इसी से आपसे पूछ ली जाती है कि इसकी प्यूरिटी की हम माप किस में करते हैं। इसकी प्यूरिटी जो होती है, शुद्धता जो होता है भाई, इस शुद्धता का माप हम किस में करते हैं, तो शुद्धता का जो माप होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं कैरेट। क्या इस्तेमाल करते हैं, कैरेट के रूप में। तो यदि हमसे कहा जाएगा कि एयू गोल्ड की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो आपको क्या बताना है कि गोल्ड की शुद्धता कैरेट में मापा जाता है। और कैरेट में जब मापा जाता है तो समझना, जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है, वो 24 कैरेट का होता है। और जब 24 कैरेट का होगा तो इसमें गोल्ड की मात्रा कितना होगा, तो इसमें 99.9% क्या होगा, एयू होगा। क्या होगा, पूरे 100 तो नहीं लगा सकते हैं, है ना, 99.9% क्या होगा, एयू की मात्रा पाया जाएगा। और आभूषण बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हो आप, जो आप आभूषण या ज्वेलरी इत्यादि को बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हो, उसमें कितने कैरेट का सोना होता है, तो उसमें होती है 22 कैरेट और कितने कैरेट, 18 कैरेट। ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। 22 कैरेट और 18 कैरेट दोनों ज्वेलरी के बनाने में इस्तेमाल होते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताओ भाई 18 कैरेट में कितना सोना उपस्थित होता है, तो 18 कैरेट में आपका 75% तो एयू होता है और बाकी के जो आपके 25% हो गया उसमें आपको मिलाई जाती है सिल्वर या फिर एल्युमिनियम या फिर कॉपर। इनमें से किसी को भी आप मिक्स कर सकते हो। जो 22 कैरेट का सोना है उसमें आपका 92% होता है एयू और बाकी के जो आपकी 8% बच गया भाई उसमें क्या मिलाया जाता है, तो वही एजी, एल और क्या मिलाया जाएगा, सीयू को मिलाया जाता है। कॉपर को मिलाया जाएगा या फिर चांदी को मिलाया जाएगा या फिर एल्युमिनियम को मिलाया जाएगा। 75% वाली सोना में क्या मिलाया जाएगा, तो 25% के हिस्से के तौर पे आपको मिलाया जाएगा सिल्वर को या फिर एल्युमिनियम को या फिर कॉपर को मिलाया जाएगा। इसमें 18 कैरेट वाली सोना में कितना परसेंट होती है आपका सोना, 75%। 22 कैरेट वाला में कितना होगा, 92% और 24 कैरेट वाला में कितना होगा, 99.9% के रूप में होता है यहाँ पे सोना।
इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद अगला हमारा जो यहाँ पे मेटल होगा, वो अगला मेटल में हम उठा लेंगे आयरन को। किसको उठा लेंगे? आयरन को। और आयरन के बारे में देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। आयरन से आपको जो क्वेश्चन बनेगा भाई, आयरन संकेत देते हैं हम Fe। ये जो आयरन है, आयरन के बारे में पहला क्वेश्चन आपको कहना है कि भूपृष्ठ पर या फिर पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाला दूसरा बहुमूल्य धातु है। दूसरा बहुमूल्य धातु है। क्या लिख देंगे इसके बारे में कि सेकेंड मोस्ट अबाउंडेड इन अर्थ क्रिस्ट। सेकेंड मोस्ट अबाउंडेड इन अर्थ क्रिस्ट, पृथ्वी के भूपरपट्टी पर या फिर भूपृष्ठ पर पाए जाने वाला दूसरा बहुमूल्य तत्व है। बता दूं कितना परसेंट के रूप में? तो यह 4% के रूप में पृथ्वी के अर्थ क्रिस्ट में पाया जाता है ना। कितना परसेंट? 4% के रूप में पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें आयरन से, तो आपको आयरन के ओर के बारे में बताना होगा कि कौन कौन से इसके ओर होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसके ओर में आपको याद रखना है हेमेटाइट को। इसके बाद याद रखना है आपको मैग्नेटाइट को। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे आयरन पाइराइट्स। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट्स। इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है सिडेराइट। तो इतने आपको याद रखना था किसका अयस्क है। तो इस सारे के सारे आयरन का अयस्क है। किसके? लोहा का अयस्क है ना। इसको हम कहते हैं हिंदी में लोहा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट्स और कौन सा? सिडेराइट। ये सारे के सारे किसका है? तो सभी का सभी आपका आयरन के अयस्क जाने जाते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, आपसे पूछा जाएगा कि आयरन कितने टाइप के होते हैं। तो आयरन 3 टाइप का होता है। कितने टाइप के बताना है? आयरन 3 टाइप के होते हैं। पहला में हम नाम देते हैं यहाँ पे, पहला में हम नाम देंगे कॉस्ट आयरन। इसको कहा जाता है कच्चा लोहा। दूसरा को नाम देते हैं हम पिग आयरन। इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे ढलवा लोहा या फिर ढलवा आयरन। और तीसरा को हम नाम देते हैं ऑर्थ आयरन। तीसरा को हम नाम देंगे ऑर्थ आयरन। इसको हम नाम दे देंगे पिटवा लोहा। इन तीनों के बारे में हम समझना क्या कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा, तो तीनों के बारे में समझना थोड़ा सा मैं इधर की ओर ही रेस करता हूँ। ये जो आपका कच्चा लोहा है, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा है, इनसे देखना एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ आयरन के एक को C से, एक को डिनोट कर रहा हूँ P से और एक को डिनोट कर रहा हूँ W से। इन सभी में आपका इम्प्योरिटी की पूछा जाता है क्वेश्चन। इम्प्योरिटी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, अशुद्धता के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आयरन में अशुद्धता के रूप में पाया जाता है वो डिनोट करता है किसके ऊपर? तो वह डिनोट करता है कार्बन के ऊपर कि इसमें कार्बन की मात्रा कितना है। तो कॉस्ट आयरन में जो आपका कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा में जो आयरन की मात्रा होता है वो 4 से कितना होता है? तो 5% के रूप में पाया जाता है। पिग आयरन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कच्चा लोहा जो दिख रहा है भाई, इसमें जो आपकी आयरन का मात्रा होता है वो कितना होता है? तो सॉरी, इसमें आपका कॉस्ट आयरन में यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो आपका दिख रहा है पिग आयरन, इसमें आपका पाया जाएगा 2 से 2.5% के रूप में, है ना। इसमें कार्बन होगा। इसमें आपका पाया जाता है कितना भाई? तो 0.12% से लेकर के 0.25% के रूप में। इसमें कितना लिखा था हमने? 4 से 5% के रूप में कार्बन होगा। अब यहाँ पे समझना ध्यान से कि ये सारे के सारे क्या है? इम्प्योरिटी है कार्बन का, इम्प्योरिटी है कार्बन की, अशुद्धता है सारे। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसमें जितना अधिक मात्रा में कार्बन होगा उसमें उतना ही अशुद्धियाँ होंगे, और जिसमें जितना कम मात्रा में कार्बन होगा उसमें उतना ही कम अशुद्धियाँ होंगे।
तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन हो जाएगा? आपका पिटवा लोहा हो जाएगा, है ना। कार्बन का शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाएगा। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि कार्बन की शुद्धतम रूप मतलब कार्बन का शुद्धतम सबसे कम मात्रा में पाया गया, तो आपको कह दोगे कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है? तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन आ जाएगा? तो सबसे शुद्धतम रूप आ जाएगा आपका कच्चा लोहा, सॉरी पिटवा लोहा, है ना। कौन सा लोहा आ जाएगा? पिटवा लोहा आपका सबसे शुद्धतम रूप के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आयरन, आयरन के बाद अगला हमारा मेटल जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे जिंक। आयरन के बाद कौन सा मेटल को हम पढ़ लेंगे? जिंक को पढ़ लेंगे। तो समझिएगा जिंक के बारे में, जिंक के बारे में आपको क्या याद रखना है? जिंक के बारे में याद रखना है कि ये हमारे शरीर में, जिंक हमारे शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो ये सलीवा में मिल जाते हैं। आगे कहाँ मिलेगा? आपका टीयर में मिल जाएगा और ब्लड में भी मिलता है आपका जिंक, है ना। आपके आंसू में मिलेगा, आपके पसीने में मिलेगा, सॉरी आपके लार में मिलेगा, और आपके कहाँ मिलेगा? आपके खून में भी पाया जाता है जिंक की मात्रा। इतने जगह पे तो आपके जिंक प्राप्त होते हैं। इसके बाद समझना और कहाँ कहाँ आपके मिलेगा भाई? कौन? जिंक। इसके और के बात कर लेंगे, कुछ अयस्कों के बारे में बात कर लेंगे जिंक के। तो जिंक का जो कुछ अयस्क है उसमें आपको याद रखना है, पहला आपका जिंक साइट है, जिंक साइट जिसका हमने फॉर्मूला लिखा ZnO, इसको पहले भी पढ़ाया हूँ, है ना। जिंक ऑक्साइड, इसका क्या नाम देते हैं हम? जिंक ऑक्साइड नाम देते हैं। और जिंक ऑक्साइड को जिंक साइड के नाम से भी जाना जाता है। संकेत क्या दिया? ZnO दिया। इसके बाद दूसरा आपको याद रखना है जिंक ब्लेड, है ना। दूसरा क्या याद रखना है? जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। और तीसरा आपको याद रखना है यहाँ पे कैलेमाइन। ये भी किसका है? तो ये भी आपका जिंक का ही अयस्क होता है। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो याद रखना जिंक का होता है ZnS। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS होता है। और कैलेमाइन का होता है ZnCO3। ZnCO3 एक किसका हो जाएगा? जिंक ब्लेड का सूत्र हो जाएगा। जिंक ब्लेड का क्या बताना है? ZnS। जिंक साइड का क्या बताना है? ZnO, जिसे जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। और कैलेमाइन को क्या बताना है? ZnCO3 के रूप में बताना है। ये जो जिंक ऑक्साइड आपको दिख रहा है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या पूछा जाता है इसके बारे में समझिएगा। ये जो जिंक ऑक्साइड है भाई, इसका हम यूज बता दूं आपको कि जिंक ऑक्साइड का हम यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज करते हैं अपन यहाँ पे कृत्रिम दांत बनाने में, कृत्रिम दांत बनाने में, आर्टिफिशियल तेथ के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी टैनिन क्रीम बनाने में, एंटी टैनिन क्रीम बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। एंटी टैनिन का मतलब पहले भी बता चुका हूँ कि धूप से बचाने वाला क्रीम बनाने में इसका क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिंक साइड किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कृत्रिम दांत बनाने में और धूप से बचाने वाले क्रीम बनाने में, या फिर एंटी टैनिन क्रीम बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये जो जिंक है भाई, हमने कहा कि जिंक हमारे अंदर कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये सलीवा में मिलेगा, आपकी आंसू में मिलेगा, और आपके ब्लड में मिलेगा, है ना, आपके रक्त में मिलेगा। कौन? जिंक। इसके बाद समझना जिंक से और क्या। इसके बाद अगला हमारा जो मेटल होगा वो हम उठा लेंगे यहाँ पे कॉपर को। किसके बारे में जान लेंगे? कॉपर के बारे में जान लेंगे। इससे पहले आप एक बार बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपकी आवाज़ और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या समझना है भाई? तो इसके बाद आपको समझना है, बिल्कुल सही है, ओके। इसके बाद आपको समझ जाना है यहाँ पे कॉपर के बारे में हम पता करेंगे। तो अगला जो हमारा मेटल होगा भाई, उसमें हम जानेंगे किसके बारे में? कॉपर के बारे में।
तो कॉपर के बारे में क्या क्या जानेंगे यहाँ पे समझिएगा। तो कॉपर के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कॉपर से कि ये जो कॉपर है भाई आप कहाँ पे आपके शरीर में मिलता है, तो बताना है कि कॉपर हमारे लीवर में मिलता है। कहाँ मिलता है? यकृत में मिलेगा, है ना। कहाँ मिल जाएगा कॉपर? तो हमारे लीवर में मिल जाएगा, यकृत में मिलेगा। इसका बाद आपको दूसरा क्या बताना है कि इसका जो हम यूज है वो कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं, है ना, बिजली के तार बनाने में करते हैं। इसका हम यूज कहाँ करते हैं? बिजली के तार बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तथा इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर लेते हैं? तो कॉपर का इस्तेमाल एलो बनाने में कर लेते हैं, मिश्र धातु बनाने में इस्तेमाल भी करते हैं। अब इससे कौन कौन से मिश्र धातु बनाया जाता है, तो देखना ध्यान से कि इससे कौन कौन से मिश्र धातु बनाया जाता है। पहला इससे मिश्र धातु बनाई जाती है आपका पीतल और दूसरा मिश्र धातु इसका हो जाएगा कांस, है ना। पीतल और कौन सा? कांस। बात करेंगे कि पीतल में किसका किसका मिश्रण होता है, तो पीतल में आपको मिलेगा कॉपर और क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा। कॉपर और क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा। कॉपर आपको यहाँ पे मिलेगा 80% और जिंक मिलता है 20%। कांस में आपको क्या मिलेगा? तो कांस में आपको मिलता है यहाँ पे कॉपर और क्या मिलेगा? टिन मिलेगा, एसिन मिलेगा। तो ये जो आपका Cu है कॉपर यहाँ पे 70% होता है और जो कि टिन कितना परसेंट होगा? 30% होता है ना। तो इसको याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि कॉपर का दो मिश्र धातु बनाई जाती है। पहला पीतल बनाया जाएगा, दूसरा क्या बनाया जाएगा? कांस बनाया जाएगा। कॉपर पीतल में जो कॉपर होती है वो 80%, जिंक 20% और कॉपर में जो आप कांस में जो कॉपर होगा वो 70% और टिन जो होगा वो कितना परसेंट? 30% होगा। इसके बाद कॉपर का कुछ आपके अयस्क के बारे में याद रखना है। तो कुछ अयस्क इसके बारे में देख लेते हैं कि कॉपर के कौन कौन सी अयस्क होते हैं तथा इसके क्या क्या फार्मूला होता है। तो समझिएगा ध्यान से। पहला हो जाएगा आपका क्यूप्राइट। पहला कौन सा लगा लेना है? क्यूप्राइट। दूसरा आपको लगाना है कॉपर ग्लांस। इसके बाद लगाना है मेलेकाइट। इसके बाद आपको लगाना है पहला आपका क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, मेलेकाइट और एक आपको लगा लेना है यहाँ पे एक और होता है जो कि आपको लगा लेना है कॉपर पाइराइट्स। क्या लगा लेना है? कॉपर पाइराइट्स, है ना। क्यूप्राइट को फॉर्मूला कभी कभी पूछ ले जाता है तो याद रखना Cu2O। कॉपर ग्लांस का होता है Cu2S। इसके बाद कॉपर पाइराइट्स का CuFeS2, है ना। कॉपर पाइराइट्स का फॉर्मूला क्या लगाना है? CuFeS2 लगाना है। इसके बाद समझना ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या बताना है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए उधर दिख रहा है ना। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या बताना है। पहला आपको मैंने कहा कि ये जो कॉपर है भाई, इस कॉपर के हमने कितने अयस्क देखे? तो 4 अयस्क देखे। पहला क्यूप्राइट, दूसरा कॉपर ग्लांस, तीसरा मेलेकाइट और चौथा कॉपर पाइराइट्स, है ना। इसके बाद हमने कहा कि इसी कॉपर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, इसी का इस्तेमाल करेंगे विद्युत के तार बनाने में, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करेंगे मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु में पहला धातु हमने कहा पीतल, दूसरा कहा कौन सा? कांस का इस्तेमाल करेंगे। पीतल में कॉपर और जिंक होता है जबकि कांस में कॉपर और कौन होगा? टिन का मिश्रण होता है। इसी प्रकार अगले धातु के बारे में हम यदि बात करें तो अगला धातु हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। कौन सी बात कर लेंगे? एल्युमिनियम के बारे में बात कर लेंगे। तो देखना ध्यान से एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम के बारे में आपको क्या याद रखना है? एल्युमिनियम के बारे में क्या याद रखना है? एल्युमिनियम के बारे में पहला क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में क्या सी धातु है? तो आपको बताना है एल्युमिनियम, है ना। आपका मोस्ट अबाउंडेंट इन अर्थ क्रिस्ट
पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो पृथ्वी के भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातुओं में आपको बताना है किसको? एल्युमिनियम को बताना है। इसके बाद इसके कुछ और के बात कर लेंगे कि एल्युमिनियम के कौन कौन से और होते हैं, कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो पहला अयस्क आपको याद रखना है बॉक्साइड को। पहला अयस्क किसको याद रखना है? बॉक्साइड को। बॉक्साइड को इसके बाद इसी एल्युमिनियम में दूसरा अयस्क आपको क्या याद रखना है भाई? तो एल्युमिनियम में ही दूसरा अयस्क याद रखना है। पहले बॉक्साइड का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। Al2O3 2H2O किसका फॉर्मूला है? बॉक्साइड का फॉर्मूला है ना, जो कि आपको बताना है। इसके बाद होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसके बाद होगा आपका फेल्सपार और सीडेराइट भी इसी का अयस्क है। तो ये सारे अयस्क किसको याद रखना है? एल्युमिनियम में है ना, कौन कौन से? बॉक्साइट, आपका क्रायोलाइट, फेल्सपार और कौन सा? सीडेराइट। ठीक है, इसके बाद देखना ध्यान से एक मिनट सॉरी, इसको आप डिलीट करिएगा। सीडेराइट नहीं, यहाँ पे होता है कोरंडम। सीडेराइट नहीं, यहाँ पे होगा कोरंडम, है ना, कोरंडम को याद रखिएगा, सीडेराइट को डिलीट कर दीजिए। देखिए ध्यान से, हमने 4 एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में बताया। पहला बॉक्साइट, दूसरा क्रायोलाइट, तीसरा फेल्सपार और चौथा कौन सा है? कोरंडम। ये क्या है? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। इसके बारे में देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि ऐसी एल्युमिनियम का यूज हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, है ना, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का यूज किया जाता है विद्युत के तार बनाने में आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद अगला जो हमारा मेटल होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सोडियम। सोडियम, सोडियम में क्या बताना है? सोडियम, सोडियम में बताना है भाई कि यह आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारी बॉडी के में, ब्रेन में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है, तथा ये जो आपका सोडियम है भाई वो सबसे अधिक या फिर अत्यंत कह सकते हो कि क्रियाशील धातु है, अत्यंत क्रियाशील तत्व है ना। और पानी से भी हल्का होने के कारण ये क्या करता है? पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो याद रखना अगले पॉइंट में कि पानी से हल्का होने के कारण, पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरता है, पानी पर तैरता है। और इसके बाद क्या आपसे याद रखना है सोडियम के बारे में? तो इसके कुछ अयस्क को याद रखना है। जैसे अयस्क में आप किसको याद रखोगे? तो आप याद रखोगे बोरेक्स को, जिसे हमने एक और नाम देते हैं सुहागा। इसी को कहा जाता है, बोरेक्स को ही कहा जाता है। और बोरेक्स का एग्जाम में कई बार फार्मूला आपसे पूछ ली जाती है, जैसे आपने बता दीजिएगा Na2B4O7 × 10H2O। ये किसका सूत्र है भाई? तो यह सुहागा का रासायनिक फार्मूला होता है, या फिर आप कह सकते हो कि बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7, है ना, Na2B4O7, है ना, 10H2O। एक किसका सूत्र है? बोरेक्स का। इसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखिएगा इसका अयस्क में चिल्ली सॉल्ट पीटर। चिल्ली सॉल्ट पीटर से भी आपका क्या प्राप्त की जाती है? तो सोडियम प्राप्त किया जाता है। और चिल्ली सॉल्ट पीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaNO3। NaNO3 ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चिल्ली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला बताइए, तो क्या बताना होगा? NaNO3। जबकि बोरेक्स, जिसको हम एक और नाम देते हैं सुहागा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? तो Na2B4O7 × 10H2O के रूप में इसे हम जानते हैं। इसके बाद आपको क्या बताना है? तो इसके बाद सोडियम से आपने इतना क्वेश्चन आप देख लिया कि यह पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरता है, अत्यंत क्रियाशील तत्व है और ये हमारे अंदर ब्रेन में उपस्थित होता है। इसकी प्रकार आपको अगला तत्व के बारे में जानना है। किसके बारे में? तो अगला हम जान लेंगे पोटेशियम के बारे में। किसके बारे में जान लेंगे? पोटेशियम के बारे में। तो देखना ध्यान से, पोटेशियम
तो बात करें पोटेशियम का, तो पोटेशियम की बात करेंगे तो देखना ध्यान से, ये जो पोटेशियम है भाई, इसके बारे में क्या क्या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी एक क्रियाशील तत्व है, ये भी क्या है, एक क्रियाशील तत्व है। आपको अब मेटल का जो रिएक्टिविटी का सीरीज लिखवाया गया था, उसमें आपको लिखवाया गया होगा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी होता है, सॉरी क्रियाशील होता है ना, एक्टिविटी सीरीज के अंतर्गत आते हैं। ये आपको एक बार लिखवाया गया था मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। इसके बाद आपको क्या याद रखना है पोटेशियम में, तो पोटेशियम में कुछ इसका और को याद रखना होगा, कुछ अयस्क को याद रखना होगा, है ना। तो समझिएगा पोटेशियम में कौन कौन से अयस्क को याद रखना होगा। पहला याद रखना होगा आपको साल्टपीटर को, साल्टपीटर, वहाँ पे था आपका चिल्ली साल्टपीटर, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ साल्टपीटर है। साल्टपीटर को सोरा भी कहा जाता है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि सोरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना होगा कि साल्टपीटर को ही क्या नाम देते हैं, सोरा का नाम देते हैं। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि सोरा का नाम देते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो सोरा का फार्मूला होता है KNO3। क्या नाम देंगे, KNO3। इसको कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट का जो यूज होगा, इसका हम यूज कहाँ कर लेंगे, तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज हम कर लेंगे एक्सप्लोजिव बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इतना आपको याद रखना था, किससे, पोटेशियम से, है ना, कि यह क्रियाशील तत्व है। साल्टपीटर इसका अयस्क है जिसका हम नाम देते हैं सोरा। संकेत क्या होता है, KNO3 होगा। पोटेशियम नाइट्रेट होगा, इसका यूज हम कहाँ कर लेंगे, एक्सप्लोजिव बनाने में, विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल हम क्या कर लेंगे। इसके बाद अगला मेटल के बारे में आप समझ जाइएगा। अगला मेटल हम पढ़ लेते हैं कॉपर, यहाँ पे कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो कैल्शियम के बारे में आप याद रखिएगा यहाँ पे Ca कैल्शियम। तो देखिएगा ध्यान से, कैल्शियम के बारे में आपको याद रखना है कि आपके अंदर कहाँ मिलता है भाई। तो पहली बात बताना है कि आपके अंदर ब्लड में भी मिलेगा, इसके बाद आपके बालों में मिलता है, इसके बाद आपकी हड्डियों में मिलता है, आपके दांतों में भी कैल्शियम पाई जाती है ना, आपके नाखूनों में भी कैल्शियम पाया जाता है। इतने जगहों पे आपके शरीर में कैल्शियम उपस्थित होता है। आपके ब्लड में होगा, आपके हेयर में होंगे, आपके नेल्स में होंगे, आपके हड्डियों में होंगे, और आपके दांतों के अंदर भी क्या होगा, कैल्शियम पाया जाता है। तथा इसी कैल्शियम से आपका एक क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज बताइए। तो आपको याद रखना होगा कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, या फिर पाया जाने वाला खनिज, पाए जाने वाला खनिज है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आ गया मिल्क, तो मिल्क से एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि ये जो मिल्क है भाई, इसमें कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। तो मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं क्या, तो उसको नाम देते हैं केसिन। क्या नाम देते हैं, केसिन का नाम देते हैं। कि जो आपका दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या नाम देंगे, कैल्शियम, सॉरी केसिन नाम देंगे। और जो आपकी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज होगा वो कौन सा होगा, कैल्शियम होगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या जानना है यहाँ पे कैल्शियम के बारे में, तो इसके कुछ अयस्क के नाम जानना है आपको कि कैल्शियम के कौन कौन सी अयस्क होते हैं। तो अयस्कों में आपको बता देना है, कैल्शियम के अयस्कों में पहले आप बताइएगा जिप्सम को, जिप्सम को, जिप्सम भी किसका अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। और दूसरा में बता दीजिएगा आप लाइमस्टोन, चूना पत्थर, है ना, किसको बताएंगे, चूना पत्थर को बता देंगे। तो पहला आपको बताना है जिप्सम किसका अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। लाइमस्टोन किसका अयस्क है, चूना पत्थर किसका अयस्क है, तो ये भी किसका है भाई, तो ये भी आपका है किसका, तो ये भी आपका कैल्शियम का ही अयस्क माना जाता है। तो इतना एग्जीक्यूशन आपको किससे याद रखना था, कैल्शियम से याद रखना था। इसके बाद देखिए अगला आपका मेटल पढ़ लेना है किसके बारे में, तो अगला आप पढ़ लीजिएगा पारा के बारे में, है ना। किसको पढ़ लेंगे हम, मरकरी को पढ़ लेंगे, Hg को पढ़ लेंगे। तो अगला हमारा जो होगा मेटल वो होगा Hg, जिसको हम नाम देते हैं पारा,
ठीक है। तो आइए समझते हैं हम किसके बारे में, पारा के बारे में समझते हैं। तो ये जो आपका Ag है, पारा है, इससे पहला क्वेश्चन याद रखना होगा कि इसको हम यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज करेंगे? लिक्विड फॉर्म के रूप में यूज करेंगे। और जब लिक्विड फॉर्म में पारा का यूज करेंगे तो कहाँ पे करेंगे भाई? तो इसका यूज हम ट्यूबलाइट में करते हैं। कहाँ करते हैं? ट्यूबलाइट में करते हैं। और ट्यूबलाइट में दो चीज़ आपका इस्तेमाल होता है, जैसे आपने मरकरी वेपर का यूज कर लेते हो, है ना, मरकरी वेपर का यूज करते हो, है ना, मरकरी पारा का वाष्प का यूज करते हो। और एक होता है आपका नियोन गैस। कौन सा गैस? एक आपका नियोन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? तो नियोन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है आपके ट्यूबलाइट में। इसके बाद इसी का यूज, इसी पारा का यूज अपन करते हैं तापमापी में, इसी का यूज करते हैं तापमापी में, तथा इसी का यूज करते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर में। स्फिग्मोमेनोमीटर में इसी का इस्तेमाल करते हैं, तथा तापमापी में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, पारा का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको बता दूं कि इसी पारा का कुछ आपके और को याद रखना होगा कि पारा के कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो पारा के अयस्कों में आपको याद रखना होगा, एक आपका होता है यहाँ पे सिनेबार। क्या याद रखना है? सिनेबार, जिसका संकेत देते हैं HgS। क्या दिया जाता है? HgS दिया जाता है। और ये जो HgS है भाई, इसका हम नाम देते हैं वर्मिलियन। क्या नाम देते हैं? वर्मिलियन कहा जाता है। और वर्मिलियन का अंदर मतलब होता है सिंदूर। क्या होता है? सिंदूर। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र बताइए, तो सिंदूर का भी रासायनिक सूत्र आपको क्या बताना होगा? तो आपको बताना होगा HgS, जिसे हमने नाम क्या दिया था? सिनेबार नाम दिया था। तो इतने यूज कर लेते हैं किसका? पारा का। और पारा से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाएगा? तो याद रखिएगा कि पारा द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला क्या है? धातु है। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। पाए जाने वाला धातु है। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम बताइए, तो किसको बताना होगा? पारा को बताना होगा। इसके बाद अगला हम मेटल के बारे में जान लेंगे। अगला मेटल जो हमारा होगा उसके बारे में हम जानेंगे, लेड होगा हमारा, है ना। अगला क्या जान लेंगे? लेड के बारे में जान लेंगे, सीसा के बारे में जान लेंगे। तो देखिएगा, अगला मेटल है हमारा लेड, जिसको हम संकेत देते हैं Pb। इसमें बताना है कि यह जो होता है भाई, यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पहला क्वेश्चन आपको कहना है कि यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत के कुचालक होता है, या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके बाद आपको लेड के एक अयस्क के नाम याद रखना होगा। लेड के एक अयस्क का नाम याद रखना होगा, जिसको हम नाम देते हैं गैलेना। गैलेना भी किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है। संकेत लिख लेंगे PbS। क्या याद रख लेंगे? PbS एक क्या है? गैलेना। और गैलेना का संकेत हम क्या देते हैं? PbS, जिससे हम लेड का क्या मानते हैं? और मानते हैं, या फिर अयस्क मानते हैं। इसके बाद एक और आपका तत्व बता दूं, जिसको हम यहाँ पे नाम ले लेंगे। पढ़ा दूं आपको मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम हमारे अंदर मसल्स में मिलते हैं, ये हमारे मांसपेशियों में पाए जाते हैं, ये हमारे मांसपेशियों में पाए जाएंगे। मांसपेशियों के अलावा और कहाँ कहाँ मिलते हैं मैग्नीशियम भाई? तो मैग्नीशियम और मिलेंगे आपका क्लोरोफिल के केंद्र में। क्लोरोफिल के केंद्र में पाए जाते हैं। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है आपको? तो क्या बताना है? मैग्नीशियम को बताना है। और इसके कुछ और को आपको याद रखना है, कुछ अयस्क को भी याद रखना है। और जो अयस्क याद रखना है उसमें क्या याद रखिएगा भाई? तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट अयस्क इसका मैग्नीशियम का। पहला है आपका यहाँ पे मैग्नेसाइट और दूसरा है डोलोमाइट।
ये दोनों किसका अयस्क है? तो दोनों के दोनों मैग्नीशियम का अयस्क है। पहला है आपका डोलोमाइट और दूसरा कौन सा है? मैग्नेसाइट। ठीक है, तो मैग्नेसाइट और डोलोमाइट दोनों किसका अयस्क होते हैं? मैग्नीशियम का होता है। और हमारे अंदर कहाँ मिलते हैं? तो मांसपेशियों में या फिर मसल्स में पाए जाते हैं, तथा यही मैग्नीशियम क्लोरोफिल के केंद्र में भी पाया जाता है। तो इतना आपका क्वेश्चन याद रखना था, किससे? मैग्नीशियम से रिलेटेड याद रखना था। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा होगा मेटल, उसमें हम पढ़ लेंगे, उसमें हम किसको जान लेंगे? यूरेनियम के बारे में कुछ जान लेंगे। तो यूरेनियम से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाती है। जैसे देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा यूरेनियम से क्या क्वेश्चन कहा जाएगा? यूरेनियम संकेत देते हैं इसका यू, और यूरेनियम से आपसे कहा जाएगा कि इस यूरेनियम जो है भाई एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियो सक्रियता तत्व होता है। और बात करिएगा कि रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं, तो याद रखना वैसे तत्व जो ऑटोमेटिक क्या होते हैं? विस्फोट होते रहते हैं, नाभिक उनका विभाजित होते रहते हैं और नए नए तत्वों का निर्माण करते हैं, तो वैसे तत्वों को नाम दिया जाता है रेडियो सक्रिय तत्व, तथा जिससे अल्फा बीटा और गामा किरणें बारी बारी से क्या होते हैं? बाहर निकलते रहते हैं, तो वैसे को नाम दिया जाता है रेडियो सक्रियता तत्व के नाम से। और इसका जो अपन और के बात करेंगे तो इसका जो अयस्क होता है उसको हम याद रखना होगा आपको। किसका अयस्क होता है? पिंच ब्लेड। क्या लगाएंगे इसका अयस्क में? पिंच ब्लेड। और पिंच ब्लेड का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिंच ब्लेड का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि पिंच ब्लेड को डिनोट किया जाता है U3O8 से। किससे डिनोट करेंगे? U3O8 से। और इसका इस यूरेनियम का जो यूज है भाई उसको हम कहाँ पे करेंगे? तो यूरेनियम का यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। कहाँ पे किया जाएगा? नाभिकीय रिएक्शन में किया जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया में इसका यूज हम करते हैं, है ना। न्यूक्लियस रिएक्शन में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, किसका? यूरेनियम का। चौथा ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट धातुएं। अब और कुछ इंपोर्टेंट धातुओं को पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है कि आशा धातु के नाम से किसे जानेंगे, या फिर कह देगा कि रणनीति धातु के नाम से किसे जानेंगे, या फिर कह देगा कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु का नाम बताइए, है ना। तो ऐसे से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे भारी धातु क्या होती है? सबसे हल्के धातु का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा कुछ आपको इंपोर्टेंट धातुएं मैं बता दे रहा हूँ, कुछ इंपोर्टेंट धातुओं के बारे में आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपसे यदि कह दिया जाए कि बताओ भाई जैसे आपको यहाँ पे दे दूं टाइटेनियम, तो टाइटेनियम के बारे में क्या बता देना है? तो टाइटेनियम से दो क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि इस टाइटेनियम का यूज हम कहाँ करते हैं। तो टाइटेनियम को कहा जाता है रणनीतिक धातु, रणनीतिक धातु कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। यदि आपसे कह दिया जाए कि रणनीति धातु के नाम से किसे कहा जाना जाता है, तो क्या बताना होगा? टाइटेनियम को जाना जाता है रणनीति धातु के नाम से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो सभी को वीडियो चल अच्छा दिख रहा था ना। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको समझना है, जैसे आपसे कह दिया है कि सबसे भारी धातु का नाम बताइए, है ना। तो उसमें आपको नाम लेना है ओस्मियम को। क्या नाम लेना है? ओस्मियम को लेना है। और ओस्मियम को कहा जाता है भारी धातु। क्या नाम देते हैं? भारी धातु का नाम दे देंगे। इसके बाद कहा जाएगा कि सबसे हल्के धातु का नाम बताइए। तो सबसे हल्के धातु में आपको क्या याद रखना है? लिथियम को याद रखना है, लिथियम को याद रखना है। और सबसे कठोर धातु का नाम पूछेगा तो सबसे कठोर धातु में क्या याद रखना है भाई? तो सबसे कठोर धातु में याद रखना है प्लेटिनम को, प्लेटिनम को। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? तो इसके बाद आपको याद रखना है कि बताइए भाई ये जो आपका सबसे हल्के धातु है उसमें हमने क्या नाम लिया? लिथियम को। और सबसे कठोर धातु में प्लेटिनम को। एक क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, वो याद रखिएगा कि इम्प्लांट बनाने में या फिर इम्प्लांट को कहा जाता है आर्टिफिशियल रोड बनाने में, आर्टिफिशियल रोड बनाने में, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसको रोड नाम दे दिया जाता है।
तो इम्प्लांट या फिर आर्टिफिशियल रोड या फिर सिर्फ और सिर्फ रोड बनाने में किसका यूज करेंगे, तो हम इसमें किसका यूज करते हैं, तो इसमें हम टाइटेनियम का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, टाइटेनियम का यूज करेंगे। जैसे किसी का पैर टूट गया, आप सुनते हैं कि उसका रड दिया गया है, तो उसका रड दिया गया है तो उसमें कौन सा रड होता है ना, आयरन होता है, एजी होता है या एल्युमिनियम होता है, तो उसमें जो रड देने में काम आता है उसे इम्प्लांट कहा जाता है, इम्प्लांट कहा जाता है। और इम्प्लांट को में किसका यूज करते हैं, तो इम्प्लांट के रूप में हम टाइटेनियम का यूज करते हैं, है ना। किसका यूज करते हैं, टाइटेनियम का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, आप जो पेन से लिखते हैं, आप जिस पेन से लिखते हैं उस फाउंटेन पेन की नीब का टिब जो होता है वो किसका बना होता है, तो आपको बताना होगा जिस पेन से आप लिखते हो उसके जो यहाँ पे थोड़ा सा टिब लगा हुआ रहता है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है प्लेटिनम का। किसका बना हुआ रहता है, प्लेटिनम का बना हुआ रहता है। ये भी आपको याद रखना है। एक इसके बाद और क्या याद आपको रखना है, तो एक दो क्वेश्चन और आपको याद रखना होगा कि जो ज़्यादा मात्रा में एग्जाम में क्वेश्चन आता है उससे। जैसे एक आपके यहाँ पे तत्व का नाम है जिरकोनियम और जिरकोनियम के बारे में दो चीज़ याद रखना है। पहला तो याद रखना होगा भाई कि जिरकोनियम का यूज हम कहाँ करेंगे, तो इसका यूज करते हैं रेडियो नाभिकीय रिएक्शन में। कहाँ यूज करेंगे, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर इसका यूज कर लेंगे, रिएक्टर, और नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज कर लेंगे जिरकोनियम का। और इसी जिरकोनियम के बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में बर्न होता है, दोनों में जलता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों में जलता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में जलने वाला एलिमेंट का नाम बताइए, तो क्या बताना होगा, जिरकोनियम को बताना होगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और याद रखना होगा। क्या याद रखना है भाई, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो आप क्रैकर्स जानते हो, क्रैकर्स का नाम सुने ना, क्रैकर्स को हिंदी में कहा जाता है पटाखे। क्या करते हैं आप, जो दीपावली या फिर होली के त्योहारों में जो पटाखे उड़ाते हैं, उन पटाखों का जो बनाने में यूज करते हैं, तो पटाखों के बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो पोटेशियम का ही यूज किया जाता है। और पोटेशियम को यूज करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि पटाखे से विभिन्न प्रकार की कलर निकलता है। जैसे आप कलर निकालते हो, कभी रेड निकलता है तो कभी ग्रीन निकलता है, तो कभी क्या निकलता है, येलो कलर का निकलता है। तो यहाँ पे समझना कि क्रैकर से जो रेड कलर निकलता है आपका, जो क्रैकर से लाल कलर निकलता है वो किसके कारण निकलता है, तो वो निकलता है स्ट्रांटियम के कारण। किसके कारण बताना है, स्ट्रांटियम के कारण निकलता है। और जो आपका ब्लू कलर जो निकलता है, जो ब्लू कलर निकलता है वो किसके कारण निकलता है, तो आपको बताना है कि बेरियम के कारण क्या निकलता है, ब्लू कलर निकलता है। और जो आपको येलो कलर निकलता है, जो पीला कलर क्रैकर से निकलते हैं, वो किसके कारण निकलते हैं, तो आपको बताना है कि वो सोडियम के कारण निकलता है। किसके कारण निकलता है, सोडियम के कारण निकलता है। तो इतना क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना था। किससे, क्रैकर बनाने में किसका जो इस्तेमाल करेंगे, पोटेशियम का इस्तेमाल करेंगे। जो लाल रंग निकलता है वो किस तत्व के कारण निकलता है, तो स्ट्रांटियम के कारण निकलेगा। जो ब्लू निकलेगा वह बेरियम के कारण, और जो आपका पीला रंग का निकलता है वो किसके कारण, सोडियम के कारण निकलता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना था। किससे, मेटल वाले पार्टों से याद रखना था। तो आज हमने देखा मेटल के बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, है ना, और काफ़ी अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन थे कुछ मेटल के बारे में जाना। इसी प्रकार अगले क्लासों में हम भी जानेंगे यहाँ पे नन मेटल से कि एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, नन मेटल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ नन मेटल ठोस अवस्था में होते हैं, कुछ गैसों में होते हैं, कुछ लिक्विड में भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से लिक्विड में होगा, कौन कौन से सॉलिड में होगा और कौन कौन से गैस में होते हैं, दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसमें हम जानेंगे कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जैसे नाइट्रोजन हो गया, जल हो गया, है ना, यहाँ पे हम जानेंगे किसके बारे में, नन मेटल के बारे में जानेंगे। तो इसी टाइम पे आप सभी को जुड़ जाना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना,
सभी को यहाँ तक समझ में आया? कमेंट कर बताइएगा एक बार, सभी को आप समझ में यहाँ तक आया, किसी को दिक्कत तो नहीं ना है? इसके बाद समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा। एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। पीडीएफ दे दिया जाएगा, नीतू गुप्ता आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी का, बिल्कुल मिल जाएगा। लास्ट के क्लासों में जब जिस दिन हमारा मेटल और नॉन मेटल का लास्ट क्लास होगा, उस दिन जितने डाउट होंगे हम सभी के डाउट ले लेंगे। अभी आप जितने पढ़ाया जा रहा है उसको याद करिए, बाकी के डाउट हम लास्ट के क्लासों में आपको ले लेंगे। ओके, थैंक्स।